Hello students, welcome back. So in this lecture we are going to understand about the principle of insurance. So let's start it. First one is utmost good faith on page number 88. A contract of insurance is a contract of jubri में फेडाई, जिसका मतलब क्या होता है? A contract found on utmost good faith. ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब बिल्कुल हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, ना तो इंश्योरेंस कंपनी ना फिर इंश्योर्ड जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है. ठीक है, हम आगे देखते हैं. बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट. एक तो इंश्योरर है. इंश्योरर कौन? जो इंश्योरेंस करता है. एक इंश्योर्ड है जो कि पर्टिकुलर रिस्क को इंश्योर्ड करवाता है. ठीक है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योर्ड. इंश्योर्ड कौन? मैं. ठीक है, और इंश्योरर कौन? इंश्योरेंस कंपनी. हम मेरी ड्यूटी बनती है कि टू वॉलंटरली मेक फुल एक्यूरेट disclosure of all facts material to the risk being proposed and the insurer to make clear all the terms and conditions in the insurance contract. मान लीजिए मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रही हूँ. ठीक है, तो मुझे इंश्योरेंस कराते टाइम इंश्योरेंस कंपनी को फुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कहीं मुझे पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, या मेरे को पहले से कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, या कोई मेरे को पहले से कोई टैबलेट्स तो नहीं चल रही है. ठीक है, मुझे पर्टिकुलर हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसको? इंश्योरेंस कंपनी को. और इंश्योरेंस कंपनी को जितने भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनको भी मेरे साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ये सबसे अटमोस्ट गुड फेथ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कि ना तो इंश्योरेंस कंपनी को छुपाएगी, ना ही ऐसा जो पर्सन जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, ना ही वो बंदा छुपाएगा. ठीक है, thus it is a binding on the proposer to disclose all material facts about the subject matter of the proposed insurance. Any fact which is likely to affect the mind of a prudent insurer in deciding to accept the proposal of insurance or in fixing the rate of premium is material for this purpose. ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको भी पूरा बताना पड़ेगा कि आप भी अगर आप भी पर्टिकुलर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसके ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके इतनी दी प्रीमियम्स आएगी. Failure to make disclosure of material facts by the insured makes the contract of insurance voidable at the discretion of the insurer. मान लीजिए मैंने अपना इंश्योरेंस करवाने के लिए पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से बात करी. ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम मैंने कुछ बातें छुपा ली उनसे, मैंने उनको कोई बातें नहीं बताई. ठीक है, तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योरर. मतलब इंश्योरर मना कर देगा कि आपने सब बातें मेरे से छुपाई, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दूँ, मतलब तोड़ता हूँ. ठीक है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है बोथ इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी और इंश्योर्ड के लिए भी कि दोनों को ही आपस में सारी बातों को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है. इज दैट क्लियर? फिर आता है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट. ठीक है, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. भाई आज मैं इंश्योर्ड हूँ, ठीक है, मैं आज इंश्योरेंस करा रही हूँ, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरा उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस में मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, कि हाँ भी मैं इंटरेस्टेबल हूँ, मुझे इस चीज़ का इंश्योरेंस करवाना है. ठीक है, वन फंडामेंटल फैक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट इट इज़ नॉट द हाउस, शिप, machinery potential liability of life that is insured, but it is a pecuniary interest of the insured in them which is insured. मान लीजिए कि मेरी यहाँ पर, ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी का, मैं अपने हाउस का, मैं अपने शिप का, मैं अपनी मशीनरी का इंश्योरेंस करा रही हूँ, लेकिन उनको इंश्योरेंस कराने के लिए मेरा पेक्युलरी इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए, मतलब मेरा पूरा का पूरा उसको इंश्योर्ड कराने के लिए मेरा उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है. Insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract. The insured must have an interest in the reservation of the thing of or life insured. भाई मेरे को इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ का इंश्योरेंस करा रही हूँ, तो मैं खुद चाहती हूँ कि हाँ मेरी इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो, और that he or she will suffer financially on the happening of the event against which he or she is insured. In case of insurance of property, insurable interest of the insured in the subject matter of the insurance must exist
एट द टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रही हूँ तो उस टाइम में मेरा वहाँ पर होना और मेरा पूरा का पूरा उस पर इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। In order to name insurable interest, however, it is not necessary that one should be the owner of the property. For example, a trustee holding property on behalf of other has an insurable interest in the property. मान लीजिए कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरा कोई मकान है, मेरा हाउस है, लेकिन वो हाउस जो है मेरे फादर के नाम पर है। ठीक है, लेकिन मैं एज अ डॉटर उनकी होने के एज अ उनकी डॉटर होने पर मैं उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मेरा भी वहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ही इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया है कि आप मेरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करिए। ठीक है, वहाँ पे मेरा भी होना ज़रूरी है, प्लस मेरे फादर का भी होना ज़रूरी है, जो कि उस प्रॉपर्टी के क्या है, होल्डर है, ऑनर है। भाई दोनों का वहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दोनों की वहाँ पर प्रेजेंस होना ज़रूरी है। थर्ड आता है इंडेमनिटी। All insurance contract of fire और marine insurance are contracts of indemnity। ठीक है, जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स फायर के होते हैं, मैराइन मतलब जब हम गुड्स को शिपमेंट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं ये इंडेमनिटी वाले होते हैं। अकॉर्डिंग टू इट द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस। ठीक है, इन सब केसेस में क्या होता है, जो इंश्योरर होता है मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो इंश्योर्ड को प्रोटेक्ट करती है जब भी उसको लॉस होता है। इन द सेम पोजीशन दैट ही ऑक्यूपाइड इमीडिएटली बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट। ठीक है, उनको सेम पोजीशन में लेकर आता है जब वो लॉस होने से पहले थे। इन अदर वर्ड द इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉस्ट टू हिम हियर ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी दैट इज इंश्योरर की एक राइट होता है और एक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस पर्सन की उसने इंश्योरेंस किया है दैट इज इंश्योर्ड, जैसे मैं हूँ। ठीक है, तो मुझे वो सेम पोजीशन पर ला करके खड़ा करे जब मैं लॉस होने से पहले थी। द कंपनसेशन पेबल एंड द लॉस सफर्ड आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जितना भी उसको कंपनसेशन वो मेरे को पे करेंगे किस में होगा, मनी में होगा, पैसे में होगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो एप्लीकेबल किस में नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस में। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जब डेथ होती है तब आपको पैसा मिलता है। किसको पैसा मिलता है, उसके डिजीज पर्सन के जितने भी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे उसकी मान लीजिए अगर किसी फादर की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को, उसके चिल्ड्रन को पैसा मिलेगा। लेकिन जिसकी डेथ हो चुकी है हम उसको वापस से लेकर के नहीं आ सकते हैं, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का केस एप्लीकेबल नहीं होता है। फोर्थ आता है प्रॉक्सिमेट कॉज। According to this principle, an insurance policy is designed to provide compensation only for such losses as are caused by the perils। Perils क्या होता है, ऐसे रिस्क होती है जिसको हमने रिस्क अगेंस्ट विद गुड्स आर इंश्योर, मतलब ऐसे रिस्क होती है जिसमें हमने हमारे गुड्स को इंश्योर कराया, हमने हमारे गुड्स को प्रोटेक्ट करवाया है, which are stated in the policy। when the loss is a result of two or more causes। मान लीजिए कि हमें दो से एक या दो से ज़्यादा हमें लॉस हो गया। The proximate cause means the direct and the most dominant and the most effective cause where the loss is a natural consequence। मान लीजिए कि हमारा गोदाम था, उसमें दो टाइप से गुड्स रखे थे। ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ पे उसमें आग लग गई तो हमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसी चीज़ का पैसा देगी जो उनको एक्चुअली लगता है कि हाँ भी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ पे कोई हमने क्लेम लेने के लिए हमने यहाँ पे कोई जानबूझ के आग नहीं लगाई है। उनको पूरा वो क्या करते हैं, पूरा उस पर जांच करते हैं, उसको एक तरीके से पूरा देखते हैं कि यहाँ पे नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ पे कोई जानबूझ के किसी चीज़ पे नहीं किया गया है, उसकी पूरी इंक्वायरी करते हैं, पूरा रिपोर्ट करते हैं उसके ऊपर। इन केस ऑफ लॉस अराइजिंग ऑफ एनी मिसशेप। ठीक है, आप मान लीजिए कोई एक्सीडेंट से हमें कोई लॉस हो गया, द मोस्ट प्रॉक्सिमेट कॉस्ट ऑफ द मिसशेप शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मान लीजिए हमें 10,000 रुपीज़ का कोई ऐसा लॉस हो गया, मान लीजिए कुछ ऐसी कोई हमने ऐसा कुछ ट्रेजेडी हो गई जिसमें हमें कोई एक्सीडेंट की वजह से हमें उसमें लॉस हो गया, मशीनरी में कुछ काम करने में हमें कुछ हमारे गुड्स को लॉस हो गया, तो उस टाइम पे जितना हमें लॉस हुआ है सिर्फ उतने का ही हमें कंसिडरेशन अमाउंट मिलेगा। फिर आता है सबरोगेशन। इट रिफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर
टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड। अब सब्रोगेशन में क्या होता है, जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो इंश्योर्ड मतलब मेरी जगह आकर के खड़ी हो जाएगी आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम। भाई उन्होंने क्या किया, भाई मुझे लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को क्लेम दिया, पैसा दिया लॉस को बियर करने के लिए। जब उन्होंने मुझे क्लेम दे दिया उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी जो मेरी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है, देखते हैं क्यों। As far as the right of insured in respect to recovery from an alternative source is involved, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। देखो मान लीजिए आप अपनी बाइक लेकर के निकले, ठीक है, बाइक से मान लीजिए किसी ने हमको हमारी गाड़ी को उड़ा दिया या हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और हमारी गाड़ी में कुछ भी टूट फूट गया, तो आप लोग क्या करते हैं, जिस बंदे की वजह से होता है उससे क्लेम लेने की कोशिश करते नहीं, मेरी गाड़ी को इतने का लॉस हुआ, प्लीज़ मुझे अभी के अभी मेरा अमाउंट इतना दो इस लॉस को बेयर करने के लिए। और आपने उसके अलावा अपनी कार का या बाइक का ऑलरेडी इंश्योरेंस करवा रखा है कि हाँ अगर हमारी गाड़ी में कुछ भी टूट फूट होती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उस लॉस को बेयर करने के लिए प्रोटेक्ट करेगी या कंपनसेशन देगी। तो अब आपने उस जिस बंदे ने आपकी कार को नुकसान पहुंचाया, बाइक को नुकसान पहुंचाया, आपने उससे भी क्लेम ले लिया, ठीक है, और आपने इंश्योरेंस कंपनी से भी अगर क्लेम उठा लिया तो उस केस में जो आपने थर्ड पर्सन से जिसकी वजह से आपकी कार को लॉस हुआ है, तो आपको जो भी उससे जो क्लेम मिलेगा वो पूरा का पूरा क्लेम कौन लेगी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस or damage to the property insured by him, the right of ownership of such property passes on to the insurer. This is because the insured should not be allowed to make any profit by selling the damaged property or in the case of lost property being recovered. इसलिए यहाँ पे मेरा कोई राइट नहीं है, अगर मैं क्लेम अपना ले रही हूँ इंश्योरेंस कंपनी से, दैट इज ओके। अगर इसके अलावा जिस पर्सन ने मेरी गाड़ी को ठोका है या मेरी गाड़ी को उसकी वजह से कोई लॉस हुआ है, तो अगर मैंने उससे क्लेम लिया है तो उस अमाउंट को लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल रहेगी। ये होता है हमारा सब्रोगेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। एज पर दिस प्रिंसिपल इट इज़ अ राइट ऑफ एन इंश्योरर, ठीक है, मेरा राइट इंश्योरेंस कंपनी का राइट होता है हु हैज पेड क्लेम अंडर एन इंश्योरेंस, जिसने हमें क्लेम पे किया है इंश्योरेंस के अंदर, टू कॉल अपॉन अदर लायबल इंश्योरेंस टू कंट्रीब्यूट फॉर द लॉस ऑफ पेमेंट। इट इम्प्लाइज दैट इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, मतलब आपने मान लीजिए डबल इंश्योरेंस ले रखा है, एक ही प्रॉपर्टी के दो इंश्योरेंस ले रखे हैं, ठीक है, द इंश्योरेंस आर टू शेयर द लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट अश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। तो उस टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो बोलेगी कि आपने जब डबल इंश्योरेंस लिए हैं तो आप दूसरी कंपनी को भी कॉल करो कि आपने उससे कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, आपने उससे कितना अमाउंट अपना अश्योर्ड करवाया है, ठीक है। इन केस देयर इज अ लॉस, मान लीजिए आपको लॉस हो गया, तो वेयर देयर इज अ मोर देन वन पॉलिसी ऑन द सेम प्रॉपर्टी, अगर आपने सेम प्रॉपर्टी पे दो पॉलिसीज ली हैं, द इंश्योर्ड विल हैव नो राइट टू रिकवर मोर देन द फुल अमाउंट ऑफ हिज एक्चुअल लॉस। तो मेरे पास राइट नहीं है कि मेरे को जितना लॉस हुआ है तो मैं उससे ज़्यादा का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से लूँ, ठीक है। द फुल अमाउंट इज रिकवर फ्रॉम वन इंश्योरेंस। अगर मान लीजिए मैंने एक सेम प्रॉपर्टी के दो इंश्योरेंस कराए हैं और अगर मुझे एक ही इंश्योरेंस से जितना मुझे लॉस हुआ है वो रिकवर हो गया है, देन द राइट टू ऑब्टेन फर्दर पेमेंट फ्रॉम द अदर इंश्योरर विल बी सीज। तो मेरे को दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी क्लेम उठाने का राइट नहीं है, अगर लूंगी मैं तो सीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट है लिटिगेशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब मेरी ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। मान लीजिए मेरी अगर मेरे घर में चोरी हो गई, ठीक है, तो मेरा एक ड्यूटी बनती है कि भाई जितना हो सकता है मैं अपने घर को बचा सकती हूँ, चोरों से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ कि नहीं, हाँ मैंने तो मेरे प्रॉपर्टी का पूरे सब चीज़ों का इंश्योरेंस करा रखा है, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे इंश्योरेंस कंपनी आकर के क्लेम देगी, तो उसमें मेरा भी यहाँ पे क्या है, फॉल्टी हूँ मैं, तो उस टाइम में मुझे क्लेम लेने में, क्लेम देने में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। सपोज गुड्स केप्ट इन अ स्टोर हाउस कैच फायर, आग लग गई, ठीक है, then the owner of the goods should try to recover the goods and save them from the fire to minimize the loss or damage। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उन गुड्स को प्रोटेक्ट करूं, उस चोरी चकारी और आग से बचाऊं,
The insured must behave with great prudence and not be careless just because there is an insurance cover. तो मुझे वहाँ पे बहुत सेफ्टी से काम करना है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करने की थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे गुड्स बच जाए। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि हाँ इंश्योरेंस हो रहा है तो लेट इट बी, मेरे को कोई परवाह नहीं है, ऐसा नहीं। If reasonable care is not taken like any prudent person, then the claim from the insurance company may be lost. उस केस में जो है लॉस, मतलब मेरा लॉस रिकवर नहीं कर पाऊंगी मैं इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी हेल्प नहीं करी अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस पोर्शन इज फिनिश्ड हियर। The remaining portion of this lecture we will discuss in the next lecture. Thank you.